जय हिंद दोस्तों। आईएएस की तैयारी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पॉलिटी के 10 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू है द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993 लेफ्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टू बी डिटरमाइंड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट्स। फर्स्ट, पावर एंड फंक्शंस ऑफ द ग्राम सभा। Second, representation of chairperson at village and intermediate level. Third, reservation of offices of chairperson in the panchayat for the SCs and STs. Select the correct answer using the code given below. A 1 and 2 only, B 1 and 3 only, C 2 and 3 only, D 1, 2 and 3. So correct answer is D, that is 1, 2 and 3. तो ये सभी प्रावधान जो हैं आपके अनिवार्य प्रावधान हैं जिनको रिस्पेक्टिव स्टेट्स के द्वारा फॉलो किया जाना चाहिए। इसके अलावा और मुख्य प्रावधान हैं, जैसे महिलाओं के लिए चाहे वो सदस्य हो या प्रमुख हो, 1/3 सीट आरक्षण देना महिलाओं को अनिवार्य है। इसके अलावा पंचायती संस्थाओं के चुनाव कराने के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना करना भी अनिवार्य प्रावधान है। इसके अलावा पंचायतों की वित्तीय समीक्षा करने के लिए आपका प्रत्येक 5 वर्ष के बाद एक राज्य वित्त आयोग की स्थापना करना भी अनिवार्य प्रावधान है, जो राज्यों के द्वारा किए जाने अनिवार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Consider the following statement with reference to the National Council for Teacher Education. First, it is a statutory body set up under the Right to Education Act. Second, it gives recommendations to the central and state government on matters pertaining to teacher education. Third, it is also entrusted responsibility for conducting the central teacher eligibility test. Which of the statement given above is are correct? A 2 only, B 1 and 2 only, C 2 and 3 only, D 1, 2 and 3. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, दैट इज 2 ओनली, बिकॉज जो ये बॉडी है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये स्टैट्यूटरी बॉडी तो है, परंतु ये राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंडर नहीं है। ये बॉडी जो एस्टैब्लिश की गई है आपकी, वो एस्टैब्लिश की गई है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट 1993, और ये अस्तित्व में आई थी बॉडी 17 अगस्त 1995 को। और ये बॉडी आपकी सीटेट नहीं कराती है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटेट टेस्ट आपका करवाया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के द्वारा साल में 2 बार, ट्वाइस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following has been provided as fundamental rights under the part 3 of Indian Constitution? First, the right to obtain requisition for the association and unions. Second, right against tapping of telephonic conversation. Third, right to free and compulsory education to all children age 6 to 14 years. Select the correct answer using the code given below. A 1 and 3 only, B 2 and 3 only, C 3 only, D 1, 2 and 3. तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन से फंडामेंटल राइट हैं पार्ट 3 के अंडर। सो करेक्ट आंसर है आपका 2 and 3 ओनली। हालांकि आर्टिकल 19C में आपको एसोसिएशन एंड यूनियन संघ बनाने का अधिकार तो है, परंतु उनको मान्यता दिलाने का अधिकार जो है वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है, इसीलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, ये आपका आर्टिकल 19A के अंडर राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन यानी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर आता है। ठीक है। राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ये आर्टिकल 21A के अंडर आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा इनकॉर्पोरेट किया गया था, तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द क्रिएशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ म्युनिसिपैलिटीज डिपेंडिंग अपॉन वेदर एन एरिया इज अ स्मॉलर अर्बन एरिया, अ लार्जर अर्बन एरिया, और एन एरिया इज ट्रांजिशन फ्रॉम अ रूरल एरिया टू एन अर्बन एरिया। Under the Constitution, who specifies the type of area for this purpose? A. Office of the Registrar General and Census Commissioner of India. B. Delimitation Commission. C. Governor of the state. और D. President of India. तो करेक्ट आंसर है आपका सी, दैट इज गवर्नर ऑफ द स्टेट। जैसा कि आप जानते हैं 74 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1992 का, उसमें नगर पालिकाओं के बारे में दिया गया है, और
इसी एक्ट में नगर पालिकाओं को 3 प्रकार में डिवाइडेड किया गया है। पहला है नगर पंचायत, दूसरा है म्युनिसिपल काउंसिल, तीसरा है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो नगर पंचायत बेसिकली एक संक्रमण क्षेत्र होता है, ट्रांजिशनल एरिया होता है, किसके बीच में, एक रूरल एरिया के बीच में और अर्बन एरिया के बीच में, उसे हम नगर पंचायत कहते हैं। म्युनिसिपल काउंसिल किसे कहते हैं, जो स्मॉलर अर्बन एरिया होता है, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं लार्जर अर्बन एरिया को। तो ये सब जो है डिफाइन करने का अधिकार किसके पास है, गवर्नर के पास, और गवर्नर निम्नलिखित फैक्टर्स पे इसको डिसाइड करता है। फर्स्ट फैक्टर है पॉपुलेशन ऑफ द एरिया, सेकंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, थर्ड रेवेन्यू जनरेटेड फॉर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, फोर्थ परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, एंड फिफ्थ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और सच अदर फैक्टर एज गवर्नर मे डीम फिट, मतलब गवर्नर को जो संज्ञान में सही लगते हैं। ऑल राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, consider the following statement with reference to an oath of the President of India. First, it is administered by the Vice President of India. Second, any person acting as President or discharging function of the President need not to take oath or affirmation. Which of the statement given above is are correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two. तो करेक्ट आंसर है आपका डी, दैट इज नाइदर वन नॉट टू। दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो ओथ उनको दिलवाई जाती है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा उनको शपथ दिलवाई जाती है। और अगर प्रेसिडेंट ड्यू टू सम रीज़न नहीं अपनी ड्यूटीज़ या फंक्शंस नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो उनके जगह पर पहले उपराष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल रहे हैं तो उनको शपथ लेनी पड़ेगी, नीड नॉट नहीं, उनको शपथ लेनी पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए आपका दोनों स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज डिस्ट्रिक्ट जज शुड हैव द which of the following qualification? First, he should not already be in the service of the central or state government. Second, he should be recommended by the high court for appointment. Select the correct answer using the code given below. One only, two only, both one and two, neither one nor two. तो correct answer है आपका both one and two। ठीक है, तो जो डिस्ट्रिक्ट जज है यानी जिला न्यायाधीश है, उसका जो अपॉइंटमेंट है, पोस्टिंग है, प्रमोशन है, वो गवर्नर के द्वारा किया जाता है। किस किस परामर्श के द्वारा, उच्च न्यायालय के परामर्श पे। ठीक है, और आर्टिकल 233 जो है इसका प्रावधान करता है क्वालिफिकेशन की, किसकी, जिला न्यायाधीश की। तो 3 क्वालिफिकेशन आर्टिकल 233 में आपको बताई गई है। पहला कि वो किसी भी राज्य केंद्र सरकार में ऑलरेडी एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। सेकेंड, उसको 7 वर्ष के लिए अधिवक्ता होना चाहिए। और थर्ड, उसका जो है रिकमेंडेड किया गया हो किसके द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक है, तो ये 3 प्रावधान आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर in India originated under the provision of A. Government of India Act 1935, B. Indian Council Act 1909, C. Government of India Act 1858 और D. Government of India Act 1990। पूछ रहा है कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का प्रावधान सबसे पहले किसके तहत किया गया था। तो करेक्ट आंसर है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो इसके बारे में कुछ जानते हैं स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के बारे में। तो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का जो प्रावधान है, सबसे पहले आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, जिसको आप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के द्वारा भी जानते हैं कि में किया गया था, और उसी के आधार पर 1921 में इसको इंस्टीट्यूशन को स्थापित किया गया था, इन दोनों पदों को स्थापित किया गया था। ठीक है, उस टाइम पे क्या था, जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर है उनको प्रेसिडेंट और डेप्यूटी प्रेसिडेंट कहा जाता था। ठीक है, और ये प्रथा 1947 तक चलती रही। ठीक है, अब 1921 से पहले क्या होता था कि गवर्नर जनरल जो है वो सेंट्रल आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल की मीटिंग को हेड किया करते थे। ठीक है, और 1921 में जब ये प्रथा स्थापित हो गई तो सबसे पहले जो आपके स्पीकर बने वो थे आपके फेडरिक वाइट, और जो सबसे पहले डेप्यूटी स्पीकर बने जिनको गवर्नर के द्वारा नामांकित किया गया था वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अब 1925 में क्या हुआ, विठल भाई जे पटेल आपके पहले निर्वाचित और पहले भारतीय स्पीकर बने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के। गवर्नर, हालांकि इसके बाद जब 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया तो उसने प्रावधान किया कि प्रेसिडेंट और डेप्यूटी प्रेसिडेंट की जगह जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रेसिडेंट और डेप्यूटी प्रेसिडेंट है उनको स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर कहा जाएगा। परंतु जैसा कि आप जानते हैं कि 1935 एक्ट का जो संघीय
पार्ट था वो कभी इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पाया, ठीक है। तो इसीलिए 1947 तक आपके प्रेसिडेंट और डेप्यूटी प्रेसिडेंट ही चलता रहा। जीवी मावलांकर जी और ए अयंगर जी हमारे लोकसभा के पहले स्पीकर, और ए अयंगर जी हमारे लोकसभा के पहले डेप्यूटी स्पीकर थे। ये एक क्वेश्चन यूजली स्टेट एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, पहले लोकसभा स्पीकर कौन थे, तो जीवी मावलांकर जी आपके पहले लोकसभा स्पीकर थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। First, the chief minister is appointed by lieutenant government. Second, the president has the power to promulgate ordinance in the union territory of Delhi. Third, the strength of the council of minister is fixed at 15% of the total strength of the assembly. Which of the statement given above is are correct? 1 only, 1 and 3 only, 2 and 3 only, none. तो इसका जो सही जवाब है none, क्योंकि जो यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली के बारे में बात हो रही है, तो जो चीफ मिनिस्टर है दिल्ली का, उसको आपका प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ना कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा, इसीलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। सेकंड, राष्ट्रपति के पास नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पावर होती है टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस, ठीक है, यूटी दिल्ली के केस में। थर्ड, जो टोटल स्ट्रेंथ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, वो 15% नहीं है दिल्ली के केस में, वो है 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? फर्स्ट, the state can never make any laws in any matter in the union list. Second, the power to make law with respect to residuary subjects vests with the state government. Select the correct answer using the code given below. 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. तो करेक्ट आंसर है आपका 1 only. आइए देखते हैं इसमें आपकी जो पावर्स एंड फंक्शन है सेंटर एंड स्टेट के बीच में, उसके रिगार्डिंग कुछ डिटेल में देखते हैं। तो आपका 7वीं अनुसूची में बेसिकली भारत के संविधान में डिफाइन किया गया है कि आपका पावर डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होगा बिटवीन यूनियन यानी सेंटर एंड स्टेट्स। तो ये 7वीं अनुसूची में आपकी 3 अनुसूचियाँ हैं। पहली यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची, दूसरी स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची, तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची। अब जो यूनियन लिस्ट है उसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं, विषय हैं, उनके बारे में सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट आपका जो है कानून बना सकती है, और जो स्टेट लिस्ट है वो हालांकि अकेले स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है, परंतु कुछ सर्कमस्टांसिस में, जैसे राष्ट्रपति शासन जब राज्यों पे लगता है, तो उनमें कुछ केसेस में आपका पार्लियामेंट जो है उन पे कानून बना सकती है। तीसरी बात आ गई संघ सूची की यानी कॉन्करेंट लिस्ट की। तो कॉन्करेंट लिस्ट के विषय में दोनों राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है, परंतु अगर दोनों के कानून में कोई गतिरोध होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो जो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून है वो उसे प्रमुखता दी जाएगी। और इनके अलावा अब जो तीनों लिस्ट में भी उसके अलावा भी अगर कोई विषय रह जाते हैं, कोई अवशिष्ट विषय रह जाते हैं, तो उन पे जो कानून बनाने की शक्ति है वो है केंद्र सरकार के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट MCQ है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, द प्रेसिडेंट डिटरमाइंस द सैलरीज ऑफ ऑल द मेंबर्स एज वेल एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। सेकंड, द सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ द मेंबर आर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2। तो आपका दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, यानी कोई भी करेक्ट नहीं है। आइए देखते हैं कि क्यों दोनों स्टेटमेंट गलत है। अब भारत के पहले देखते हैं भारत के संविधान में क्या प्रावधान किया गया। भारत के संविधान में कहा गया है कि जो दोनों सदनों के मेंबर्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर्स, उनको जो सैलरीज एंड अलाउंस है वो संसद के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। परंतु संविधान में पेंशन का कोई प्रोविज़न नहीं है, ठीक है। परंतु संसद के द्वारा जो मेंबर्स को पेंशन का प्रोविज़न किया गया है, ठीक है। संविधान में पेंशन का कोई प्रोविज़न नहीं है मेंबर्स के लिए, ठीक है। तो इसी के आगे बढ़ते हुए फिर पार्लियामेंट ने यानी संसद ने एक कानून बनाया। कानून का नाम था सैलरीज, अलाउंस एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1954, जिसको बार बार संशोधित किया जाता है समय समय पर, किसके लिए? सैलरीज और अलाउंस निर्धारित करने के लिए, ठीक है। और ये जो एक्ट है, कौन सा एक्ट? सैलरीज, अलाउंस एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1954। ये जो एक्ट है सिर्फ मेंबर्स के लिए, ओनली द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस
के लिए है, ये न कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के लिए। प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी आपका लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में सभापति, ठीक है। और ये जो एक्ट है, इस एक्ट से जितना भी खर्चा आता है सैलरीज, अलाउंस एंड पेंशन का, ये कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज नहीं है, ठीक है ना, भारत की संचित निधि पे ये भारित नहीं है। अब बात करते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की, ठीक है, जो आपके लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति, तो उनके लिए पार्लियामेंट ने एक अलग से एक्ट जो है अधिनियमित किया। कौन सा है उसका? उस एक्ट का नाम है सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1953। इसमें किन किन के लिए है? स्पीकर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा के सभापति, ठीक है। अब ये जो एक्ट से इनकी जो सैलरीज है, ये आपकी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे भारित है, चार्ज है, यानी भारत की संचित निधि पे भारित है। और जो चीज़ भारत की, जैसा कि भारत की संचित निधि पे भारित है, तो इन पे क्या हो, मतदान नहीं हो सकता संसद में। ऑल राइट, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।